हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 22 जून 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली मॉर्निंग में आपको ये वीडियो मिल जाए। शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिवीजन वाले सेक्शन से। जैसा कि आप जानते हो, रोजाना 1 मिनट में सबसे पहले पिछले दिन का रिवीजन किया जाता है, उसके बाद आज की करंट अफेयर पढ़ी जाती है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो 21 जून को मनाया गया। इसकी थीम दोस्तों कल मिस्टेक हो गया था, थीम की जगह मैंने टॉपिक बता दिया था। एक एक्चुअल में इवेंट हुआ था, उसमें योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट जो था ये टॉपिक चुना गया था, उस इवेंट की थीम थी वो। लेकिन इंटरनेशनल योगा डे की थीम अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। इस बार की थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अभी मैं आगे आपको शो भी करा दूंगा। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी ये इस बार की थीम है। 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया और 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को चुना गया है। सिप्री की रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया कि रसिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भंडारण है, दूसरे पर अमेरिका है। भारत ने पाकिस्तान को इस बार पीछे कर दिया है। भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं। दुनिया में केवल 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। भारतीय सेना ने अपना पहला अत्याधुनिक स्किन बैंक खोला हुआ है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा एनवीडिया कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कंपनी बन गई है। भारत के 9 बंदरगाह विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व शीर्ष 100 बंदरगाहों की लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें भारत में विशाखापत्तनम पोर्ट भारत में टॉप पर है, ओवरऑल 18वीं रैंक पर है। नीरज चोपड़ा ने पावो नूरमी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया है रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। वहां पर जाइए, फ्री में क्विज, फ्री में पीडीएफ का आप एक्सेस कीजिए। वहीं पर आपको हमारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स मिल जाएंगी। किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप कीजिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे दोस्तों, या विश्व शरणार्थी दिवस, ये 20 जून को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है शरणार्थियों के महत्व को बताने के लिए, या कहें कि इनको एक प्रकार से शरण देने के लिए। शरणार्थी होते क्या हैं? शरणार्थी मतलब कि जो एक देश से छोड़ करके दूसरी जगह पर जाकर के बस जा रहे हों। अब छोड़ने का, अपना स्थान वहां से छोड़ करके दूसरी जगह पर बसने का बहुत सारा रीजन होता है, बहुत सारा कारण होता है। लेकिन मोस्टली जो कारण देखे गए हैं वो कारण है आंतरिक कलह, या कहें कि गृह युद्ध, या फिर कोई बाहरी अटैक हो जाए। तो युद्ध जैसी स्थिति जब आ जाती है, या कोई देश उस पर अटैक कर देता है, या कोई संस्थान, कोई आतंकवादी संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो वहां के लोग कुछ सुरक्षित, कुछ सेफ जगह ढूंढते हैं, वहां पर जाकर बसना शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि अभी हाल फिलहाल का सिनेरियो लिया जाए तो इजराइल हमास पर जब अटैक करना शुरू किया तो गाजा के जो लोग थे वो धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू किए दक्षिणी गाजा में। तो वो लोग रिफ्यूजी बनकर जाने लगे, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग रिफ्यूजी बनकर के दूसरे देशों में भी गए, शरणार्थी बन के गए, मिस्र की तरफ, कोई कहीं ऐसे गए। तो ऐसे शरणार्थी जो भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं घर छोड़ करके अपना, प्राकृतिक आपदा कभी कभी कारण बन जाती है, कभी कोई उत्पीड़न, कभी कोई युद्ध, ये सब कारण की वजह से, तो इनको समर्पित ये दिन है 20 जून का। इस बार की थीम है एवरीवन इज वेलकम। सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, यहाँ पर जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। योग दिवस का थीम जो है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपके पास बाई मिस्टेक मेरे द्वारा कोई गलत कंटेंट जाता है तो अगले दिन मैं उसको जरूर करेक्ट करवाऊंगा, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहा कीजिए, अगले दिन उसको जरूर करेक्ट कराया जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास गलत नहीं जाएगी, ठीक है? तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करिए, और जब भी कोई करेक्शन कराना होगा मैं नेक्स्ट डे में जरूर बता दिया करूंगा। अगर वैसे तो जल्दी होता नहीं, बहुत रेयर मामलों में ऐसा होता है। जो लोग डेली देखते होंगे उनको पता है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के साथ आपको वीडियो दी जाती है, लेकिन वो थीम और टॉपिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कल, इस वजह से वो आई। ये थीम है, इसको याद रखिएगा, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अगला, पटना हाई कोर्ट ने बिहार के कितने प्रतिशत आरक्षण कानून को रद्द कर दिया? तो अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा
50% से बढ़ा करके 65% किए गए आरक्षण कोटा को रद्द करने का फैसला सुनाया है। मतलब ये 65% जो रिजर्वेशन बिहार सरकार ने अपने असेंबली में बिल पास करके बाकायदे लागू किया था, उसको पटना हाई कोर्ट ने अवैध करार करते हुए, असंवैधानिक करार देते हुए इसको रद्द कर दिया है। इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी और उसमें बाकायदे डिटेल में आपको समझाया था कि आरक्षण पर यह एक्शन कैसा है पटना हाई कोर्ट का, और साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट के एक्शन के बाद सरकार के पास अभी और फिर से कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से वो दोबारा से इस आरक्षण को लागू कर सकती है। जब नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, ये आरजेडी के साथ गठबंधन में थी, यानी तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ गठबंधन में थी, तब इनकी गवर्नमेंट ने दोस्तों जातिगत जनगणना कराया था और जातिगत जनगणना कराने वाला बिहार पहला राज्य बना था, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। और तभी उसी के जातिगत जनगणना के बाद इन्होंने 65% तक बढ़ा दिया था रिजर्वेशन को। 50% मैक्सिमम लिमिट होती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और संविधान संशोधन भी है, लेकिन वो लिमिट 65% तक इन्होंने बढ़ा दिया था और उसी को अभी पटना हाईकोर्ट ने कैंसिल किया है। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, एक बात और, कहीं कहीं पर आप देख रहे हो 65% है, कहीं कहीं पर आपको 75% देखने को मिल रहा होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 65% में 10% जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है आरक्षण, वो जोड़ा गया है। ईडब्ल्यूएस वाला ये 10% एक्स्ट्रा है और ये तो मतलब 103वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र के द्वारा जोड़ा गया है, मतलब इसको तो सभी राज्य ऐड करेंगे ही करेंगे। तो 65% तक बिहार ने बढ़ाया अपनी तरफ से और 10% इसको भी जोड़ दिया जाए तो टोटल आरक्षण हो जाता है 75%। इस बात को लेकर के विवाद चल रहा था। तो फिलहाल तीन वो तरीका, अगर आपको जानना है कि कौन कौन सा तरीका है कि दोबारा से ये लाया जा सकता है, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट अगर चाहे दोबारा से ये लागू करवा सकती है, तो वो जानने के लिए आप ये वीडियो देखिए। साथ ही साथ इसमें मैंने ये भी बताया है कि कौन कौन से और राज्य हैं जो एक्सेप्शनली ये ज्यादा 50% से ऊपर लिमिट का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल बिहार के बारे में हम लोग बात करेंगे। बिहार की राजधानी पटना होती है। नीतीश कुमार जेडीयू जनता दल यूनाइटेड पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर। बिहार अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, इसके अलावा इधर झारखंड से, झारखंड इसी से अलग हुआ था, पश्चिम बंगाल से और ऊपर नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीमबंधु वन्य जीव अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य और कैमूर अभ्यारण्य ये यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य हैं और नेशनल पार्क हैं। जाट जटिन डांस ये यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, झुमरी डांस भी होता है। चर्चित स्थल की बात करें तो अभी नालंदा विश्वविद्यालय, अभी इसका एक नया कैंपस का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, चर्चे में है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों 38 जिले हैं, विधानसभा में 243 सीटें हैं, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीट यहाँ पर है। अगला, हाल ही में अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन दोस्तों अभी हाल ही में आयोजित हुआ बेंगलुरु कर्नाटक में। योगा फॉर स्पेस, योग दिवस के दिन योगा फॉर स्पेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इसमें इसरो और बहुत सारे जो वैज्ञानिक संस्थान हैं उनके चीफ, ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे और एस व्यास यूनिवर्सिटी इसके द्वारा ये आयोजित किया गया था। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर के एस व्यास यूनिवर्सिटी ने इसका आयोजन किया था, योगा फॉर स्पेस। तो बेंगलुरु में किया गया था, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। फिर से देखिए, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इस बार की थीम है, याद रखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और आयोजन सम्मेलन जो पिछले दिनों में हुए हैं उनका रिवीजन करेंगे। जैसे 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में हुआ, बान जलवायु सम्मेलन जर्मनी बान में हुआ, यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन स्विट्जरलैंड में हुआ, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, G7 समिट इटली में हुआ, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन फिक्की के द्वारा दिल्ली में आयोजित हुआ, इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल में, परावर्तन चिंतन नई दिल्ली में हुआ। अगला, मर्सर के 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? देखिए, अभी शरणार्थियों की बात की जा रही थी, रिफ्यूजीज की बात की जा रही थी, तो ऐसे में मर्सर की एक लिस्ट आई इसी अवसर पर कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, यानी कि कहाँ पर कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा लिविंग के लिए, रहने के लिए। तो भारत में सबसे महंगा शहर बनकर के उभरा है मुंबई। पिछली बार भी था, इस बार भी मुंबई ही है सबसे महंगा शहर। टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव ग्लोबल सिटीज की यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो उनमें जो सबसे ऊपर है, सबसे महंगा जो शहर है रहने के लिए, वो है हांगकांग।
दूसरे पर सिंगापुर है, ये विश्व में की बात हो रही है। तीसरे पर ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड का। और अगर भारत के टॉप 3 शहर की बात करें तो मुंबई है सबसे ऊपर, फिर दिल्ली है, फिर चेन्नई है। लेकिन वर्ल्ड में इसका पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, तो विश्व में मुंबई है 136वें स्थान पर, नई दिल्ली है 164वें पर और चेन्नई है 189वें स्थान पर। ये रिपोर्ट तैयार किया है मर्सर ने। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने किसको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया, तो यूएनएचसीआर ने अभी हाल ही में अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है दोस्तों थियो जेम्स को। थियो जेम्स जो हैं ये एक ब्रिटिश अभिनेता हैं, एक्टर हैं। जैसे अपने यहाँ बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वैसे वहाँ पर ब्रिटिश एक्टर हैं ये। तो थियो जेम्स को यूएनएचसीआर ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है। थियो जेम्स काफ़ी समय से इससे जुड़े भी हैं, 2016 से ही इसके लिए एक्टिवली ये काम करते रहे हैं। तो इनको यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर्स फॉर रिफ्यूजीज का बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर। ठीक है, और देखो फिर से रिफ्यूजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया क्योंकि विश्व शरणार्थी दिवस अभी 20 जून को मनाया गया था। ठीक है, दुनिया भर में 120 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं आज के टाइम पर विस्थापित जीवन जी रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाकर रह रहे हैं। अगला, हाल ही में सुरमा पाढ़ी को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुरमा पाढ़ी जो है ये उड़ीसा विधानसभा की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी 4 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए थे जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तो उसी टाइम, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम था। इन चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, तो अभी इन चारों राज्य के विधानसभा के स्पीकर भी बारी बारी चुने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सुरमा पाढ़ी जो हैं ये बन गई हैं दूसरी महिला अध्यक्ष इस विधानसभा की, यानी ओडिशा विधानसभा की। साथ ही साथ ये सर्वसम्मत से यानी कि निर्विरोध बिना किसी के असहमति से ये चुनी गई। भाजपा नेता हैं सुरमा पाढ़ी और उड़ीसा में आप जानते हो वहां पर अभी 24 साल के शासन के बाद, 24 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद नवीन पटनायक की जो पार्टी है वो चुनाव हार गई है। बीजेपी की वहां पर सरकार बनी है और मोहन चरण मांझी ये बने हैं उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां देख लीजिए जो अभी हाल फिलहाल में हुई थी। इनका मैं रोज आपका रिवीजन करवाता हूं जिससे आप अच्छे तरीके से तैयार कर सको। राजीव अग्रवाल को अभी पेटीएम का नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। अजीत कुमार के धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने। अजीत डोभाल एक बार फिर से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। ज्योति विज को फिक्की का नया महानिदेशक बनाया गया। समीर बंसल पीएनबी मेटलाइफ के नए एमडी सीईओ बने। इमानुअल सोबरन ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बने। ऋषभ गांधी को इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का एमडी सीईओ बनाया गया है। अगला, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला भ्रूण रक्त आधान किया, तो दोस्तों अभी एम्स दिल्ली ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली ने भारत का पहला भ्रूण रक्त आधान या कहें कि इंडिया का पहला फर्स्ट फेटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है। और इस ट्रांसफ्यूजन के जरिए सक्सेसफुली ये जो चाइल्ड है इसकी जान बच पाई है और ये बच्चा बन सका है। एक्चुअली में दोस्तों ये हरियाणा की एक महिला थी जिनकी 7 बार गर्भावस्था विफल हो गई थी और फिर उन्होंने क्या किया कि जापान से ओडी फिनोटाइप रेड सेल मंगाई, इसकी कुछ यूनिट्स मंगाई और इनका यूज करके ये 6 बार भ्रूण रक्त आधान प्राप्त करने की कोशिश की। इसके बाद एम्स दिल्ली की मदद से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया गया और ये विश्व स्तर पर ऐसा 8वां मामला है, सिर्फ 8वां मामला है जब फेटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया हो। ठीक है, तो भारत में पहला और विश्व का 8वां मामला है। अगला, T20 विश्व कप 2024 में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने, तो देखो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। इसमें अभी पहली बार हैट्रिक आई है। हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं पैट कमिंस। पैट कमिंस आप जानते हो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, गेंदबाज हैं और इनकी ही कप्तानी में अभी 2023 का वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया ने, फाइनल भारत को हरा करके। तो पैट कमिंस यहाँ पर एक बार फिर से अपनी टीम को गौरव महसूस कराए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अभी 3 विकेट लगातार लिए। तो ये T20 वर्ल्ड कप में 2024 वाले में तो पहली हैट्रिक है, लेकिन ओवरऑल T20 विश्व कप जब से चल रहा है तब से आज तक में 7वीं हैट्रिक है।
सबसे पहली हैट्रिक ब्रेटली ने ली थी और इन्होंने 2007 में ही ले लिया था, यानी पहले वाले ही वर्ल्ड कप में ले लिया था जब T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। तो इस बार का पुरुष विश्व कप जो चल रहा है ये 1 जून से शुरू हुआ है, 29 जून तक चलेगा। 9वां इसका संस्करण है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में युवराज सिंह, क्रिस गेल, हुसैन बोल्ट और शाहिद अफरीदी को चुना गया है इसको प्रचार प्रसार करने के लिए। अगला, हाल ही में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स खेलों में भारतीय पुरुष और महिला टेनिस टीम ने कौन सा पदक जीता? तो अभी रूस के कजान में दोस्तों ब्रिक्स गेम्स चल रहे हैं। ब्रिक्स गेम्स ये ब्रिक्स कंट्रीज के बीच चल रहे हैं और ब्रिक्स के मेंबर्स आप जानते हो अब ये हो गई है संख्या 10, पहले 5 थी अब 10 हो गई है संख्या। तो इन 10 देशों के बीच में ये चल रहा है गेम रूस के कजान में। तो यहाँ पर भारतीय टेनिस टीम ने, पुरुष और महिला दोनों ही टेनिस टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ध्यान रहे, पुरुष टीम ने भी जीता और महिला टीम ने भी जीता, दोनों ही टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पुरुष टीम ने उज्बेकिस्तान को 2-0 से हराया कांस्य पदक के लिए और वहीं महिला टीम ने रिपब्लिका सर्पस्का को हराया 2-0 से इस मेडल के लिए, कांस्य पदक के लिए। ब्रिक्स की बात करें तो इस बार पूरे साल भर मेजबानी करेगा, जितने भी समिट होंगे, जितने भी आयोजन होंगे उनकी मेजबानी करेगा रूस। ठीक है, अभी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी कुछ दिन पहले, तो भी मैंने आपको बताया था कि रूस मेजबानी कर रहा है। तो समिट जब होगी तब भी मेजबानी करेगा। 5 नए देश इसमें जुड़े हैं। देखो ये 5 देश तो पहले से आपको पता है कि ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। 5 नए देश जो जुड़े हैं इनका नाम आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया, यूएई, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, ये 3 अरब देश हो गए। ईरान, इसके अलावा इथियोपिया, ये 5 देश हैं जो जुड़े हुए हैं। ईरान और इथियोपिया 5 नए देश जुड़े हैं ब्रिक्स से। अगला, हाल ही में भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए एडीबी ने कितने का ऋण स्वीकार किया? तो स्वास्थ्य प्रणाली भारत में मजबूत हो सके इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए 170 मिलियन US$ को अप्रूव किया है। ये लोन टाइप का है, मतलब लो काम करो, अपना धंधा बढ़ाओ या फिर जो विकास करना है, व्यवस्था करनी है वो करो, उसके बाद पैसा लौटा देना। तो एडीबी ने ये अप्रूव किया है भारत के लिए $170 मिलियन का लोन, ठीक है, जिससे भारत में हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। और ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 वाले इम्प्रूवमेंट के लिए लिया गया है। दोस्तों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को लागू करने के लिए एडीबी से मदद मांगी थी और ये मदद अब अप्रूव हो गई है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष है मसासुगोस्को और सदस्य देश हैं टोटल 68। क्लियर है? चलिए, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने साथियों के साथ। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा दोस्तों, कल से ये प्राइजेस बढ़ जाएंगे। ई बुक के जो साइंस वाली ई बुक लॉन्च हुई है इसका प्राइस बढ़ करके हो जाएगा 99 रेट्स। तो जिनको जिनको लेना है वो आप अभी इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप करके QR कोड भेजा जाएगा, उस पर 75 रेट्स आप पे करोगे तब आपको ये ई बुक मिल जाएगी। कलरफुल डिजाइन के साथ A4 साइज में 120 प्लस पेजेस हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेनेशन विद फिगर्स, इसके अलावा वन लाइनर लास्ट में दिया गया है। ये आपके आने वाले सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त ई बुक है। इसके अलावा जो लोग ये प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं वो लोग भी ये परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। कल मैंने पूछा था एजरा मीर को किस वर्ष वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो इनको 1990 में मिला था। ये पहला था वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 1 सितंबर 2014 को 15 विद्यार्थियों के साथ नए नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू हुई थी। आज के टाइम पर नालंदा यूनिवर्सिटी में मात्र 400 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस का उदाहरण किया गया है और इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है जिससे ये और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है? आज आपको बताना है लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल कितना होता है? कितना समय के लिए लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर अपना कार्यकाल रखता है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है? दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना और हाँ, रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सके, जिसके आंसर हो सके उसको भी बता दिया करो। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, PDF आपको MZT ऐप पर भी मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।